2 अटेम्प्ट्स के बाद भी अगर एआईबी एग्जाम पास नहीं किया तो क्या होगा? किन स्टूडेंट्स का एआईबी एग्जाम कैंसल होगा? देखो, ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाई है जिन बच्चों ने एआईबीई का एग्जाम दे दिया है। ये जो वीडियो बनी है वो उन बच्चों को ध्यान में रखकर भी बनाई गई है जो अगली बार एआईबीई का एग्जाम देंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एआईबीई का एग्जाम देते हैं, 60, 70, 80% तक स्कोर कर लेते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद ओएमआर शीट में इतनी गलतियां कराते हैं कि उनका पेपर कैंसल हो जाता है। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि वो ऐसी कौन सी गलतियां जर्नली बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनका पूरे साल की जो मेहनत है वो एकदम से खराब हो जाती है। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज और हम डिस्कस करने वाले हैं, वो यही है कि अगर आप 2 अटेम्प्ट के बाद भी पेपर क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपके पास ऐसे और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, मैंने अपने चैनल के ऊपर ऐसी कई वीडियोस अपलोड की हुई हैं जिससे अगर आप उनको अच्छे से सुन लेते हो, ध्यान से सुन लेते हो, तो आपके पास बहुत सारे अदर करियर ऑप्शंस भी आपको समझ में आते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि लिटिगेशन के सिवाय और कोई करियर ऑप्शन लॉ फील्ड में है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी नहीं जानकारी रखते और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ लिटिगेशन में जाए, सिर्फ वकील बने या जज बन जाए। इसके सिवाय उनको कोई नॉलेज नहीं है और ना वो अपने बच्चों को किसी और करियर की तरफ मूव ऑन होने देते हैं। पर देखिए, लॉ करने के बाद भी कई सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि लॉ फील्ड में कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज कुछ हम उन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा भी करेंगे कि अगर एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं भी हुआ है तो यहाँ पर डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लिटिगेशन के सिवाय और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसको करने के बाद आप अपने करियर को बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं, जिसमें एआईबी एग्जाम की कोई खास वैल्यू नहीं है। उनको बिना क्लियर किए भी आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, जर्नली जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि जो आपको ओएमआर शीट मिलती है उस ओएमआर शीट में ही सबसे ज्यादा आप गलतियां करते हैं। वो किस तरह की गलतियां हैं जो बच्चे जर्नली कर देते हैं? आपके सामने ओएमआर शीट आई हुई होती है, उसके बाद भी इसका मतलब ये है कि गलतियां जर्नली इस वजह से हो रही हैं दैट यू आर इन सो हरी, आप इतनी जल्दी में हैं। उस जबकि 15 मिनट का अप्रोक्सीमेट टाइम मिलता है ओएमआर शीट को अच्छे से भरने के लिए। पर मुझे नहीं समझ में आता कि वो कौन से बच्चे हैं या उन्हें कौन सी ऐसी जल्दी होती है कि वो जो 15 मिनट का समय उन्हें ऑलरेडी मिला होता है उसके अंदर भी वो गलतियां कर आते हैं, और इसके पीछे का रीजन क्या है, वो इतनी जल्दी में है क्यों? क्योंकि जनरली जो हमारा एग्जाम स्टार्ट होता है वो 10 बजे स्टार्ट होता है और पौने 10 या 9:45 के अप्रोक्सीमेट हमें ओएमआर शीट मिल जाती है। तो आपके पास पूरे 15 मिनट होते हैं उस ओएमआर शीट को ध्यान से भरने के लिए, पर आप किस जल्दबाजी में रहते हैं कि वहां पर गलती करके आती हैं। पर चलिए, देखिए, अब तो एग्जाम हो चुका है, उस चीज को फायदा नहीं है कि मैं आपको ये समझाऊं कि आप, या मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि आपने गलती क्यों की। पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ऐसे कौन से रीजंस बन सकते हैं। आप काइंडली उसको अपनी जो ओएमआर शीट है, जो आपको जीरोक्स आपको मिला है, उसमें क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या कहीं वो गलती आपके द्वारा तो नहीं हुई है, आपका एग्जाम तो क्लियर सॉरी कैंसिल नहीं होगा। या ऐसे कौन बच्चे जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं उनको कौन सी ऐसी चीजों का ध्यान रखना है, वो प्लीज काइंडली इस चीज को अच्छे से सुन लो।
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन या किसी अन्य परीक्षा में ओएमआर ऑप्टिकल मार्क ऑर्गेनाइजेशन शीट से संबंधित सामान्य त्रुटियां निम्नलिखित हो सकती हैं। देखो जर्नली किस तरह की प्रॉब्लम आती है, वो यही है, गलत विवरण भरना, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर में त्रुटि, अगर उम्मीदवार ने रोल नंबर सही तरीके से नहीं भरा या गलत अंक भर दिए। भाई अगर आप अपना रोल नंबर ही गलत भर रहे हैं तो ये गलती तो देखो बीसीआई की तो नहीं है, आप ही इतनी जल्दी में है कि आपने अपना रोल नंबर ही गलत भर दिया। उसके बाद देखिए सर्कल करना होता है, अलग अलग नंबर्स पे सर्कल करना होता है। क्या आप इस चीज को ध्यान से नहीं भर सकते 15 मिनट के अंदर अंदर, कि आपको ये पता लगे कि कौन सी चीजों को हमें ध्यान से भरना और कैसे भरना है? क्या आप इस चीज को ध्यान से नहीं भर सकते हैं? दूसरा, परीक्षा कोड या विषय कोड में गलती, यदि कोड सही तरीके से नहीं भरा गया तो ओएमआर शीट स्कैनर इसे पढ़ने में असमर्थ हो जाता है। अगर आप परीक्षा कोड नहीं भर पा रहे हैं, अपना सेंटर कोड जो है वो नहीं भर पा रहे हैं अच्छे से, या आपका जो सेट है वो सेट जो एग्जाम का सेट है वो अगर आप अच्छे से नहीं भर पा रहे हैं, तो भाई ओएमआर शीट को जो स्कैन करने के लिए मशीन लगी है, क्योंकि ये जो एग्जाम जो चेक होता है वो किसी ह्यूमन बेस्ड चेकिंग नहीं है, ये सारी मशीन बेस्ड चेकिंग है। मशीन को तो जो इंस्ट्रक्शंस एक बार दी जा चुकी हैं उसने तो उसी हिसाब से काम करना ही करना है। तो देखिए अगर वहां पे आपने गलत इंफॉर्मेशन भरी है, परीक्षा कोड की अगर आप बात कर ले या विषय कोड की बात कर ले, तो देखिए वो असमर्थ है, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो काइंडली आप अपनी ओएमआर शीट जो घर लेकर आए हैं आप लोग उसमें चेक करिए कि आपने अपना सेट जो है उसका प्रॉपर भरा है कि नहीं भरा है, सेंटर कोड अच्छे से भरा है कि नहीं भरा है, रोल नंबर अच्छे से भरा है कि नहीं भरा, जो लैंग्वेज आपने ऑप्ट की है वो अच्छे से भरी है कि नहीं भरी है, नाम या हस्ताक्षर की जगह खाली छोड़ देना, आवश्यक जानकारी को छोड़ना जैसे नाम और हस्ताक्षर। देखिए अगर ओएमआर शीट में एक ऑप्शन ये भी है कि आपको अपना नाम अपने सिग्नेचर्स प्रॉपरली करने हैं, तो हाउ कैन यू स्टॉप डूइंग दैट, आप उसे रोक कैसे सकते हैं, आप उसको नहीं भरने वाला ऑप्शन कैसे सोच सकते हैं कि चलो छोड़ देते हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है अगर हमने अपने सिग्नेचर नहीं किए, या क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने अपना नाम वहां नहीं लिखा। तो देखिए ये गलती रहती ही रहती है आपके लिए, क्योंकि ओएमआर शीट को ये इंस्ट्रक्शंस, सॉरी जो ओएमआर शीट को स्कैन करने वाली मशीन है उसको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती होंगी कि आपको ये सारी चीजों को रीड करना है और उसके बाद ही आपको पेपर चेक करना है। तो वो सारी इन चीजों को रीड करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप लेती होगी कि वो अब आगे आपका जो आंसर्स है उसको क्रॉस चेक करे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए, बबल सही तरीके से ना भरना, अधूरी भराई, गोले बॉक्स की तरह पूरी तरह से ना भरना। अब भाई आपने क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए बी सी डी में से आपको ए ऑप्शन सही लग रहा है, अब वहां पे आप उसको प्रॉपरली सर्कल भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको 3 घंटे का समय मिला हुआ है, आपने अपने आंसर शीट जो मिली हुई है आपको उसमें आपने टिक कर लिया, पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का ए है, चौथे का डी है, आपने उसमें टिक कर लिया। अब आपको ओएमआर शीट में तो भरना ही पड़ेगा ना। क्या आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप उसको अच्छे से सर्कल कर सके, डार्क सर्कल कर सके? अगर देखिए इतना भी समय नहीं है तो फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो गलती आपकी ही लेवल पर हो रही है। गलत गोला भरना, उत्तर के लिए गलत बबल भर देना, ऑप्शन तो आपने पेपर में वहां पे आंसर शीट में ए पे टिक किया है, भर आप बी पर रहे हैं, बाद में उसको कट कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में आप दो दो बबल्स को भर रहे हैं, तो मशीन को क्या पता चलेगा भाई कौन सी है उसके बबल को उसने सही रीड करना है और कौन से बबल को सही रीड नहीं करना है, आपका आंसर क्या है। तो ऑब्वियसली वो उस क्वेश्चन को इमीडिएटली डिस्कार्ड करेगा ही करेगा, जो मशीन है उसको डिस्कार्ड करेगा। पेंसिल या पेन का गलत उपयोग करना, देखिए पेंसिल तो अलाउड नहीं था जितना मुझे याद है, सिर्फ बॉल पेन्स ही अलाउड थे, इवन इंक पेन भी अलाउड नहीं था। पर जो बच्चे इतनी सी भी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से नहीं समझते हैं या नहीं पढ़ते हैं आंसर शीट को ओपन करने से पहले, तो वो गलती आपकी काउंट होती है, यहाँ पर बीसीआई की या मशीन की गलती काउंट नहीं होती है।
देखिए, ब्लैक या ब्लू पेन का उपयोग ना करना, पेंसिल का इस्तेमाल करना जहाँ पेन आवश्यक हो। भई जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आपको पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, पर आप इतने रिजिड होकर आप कहते हैं नहीं मैं तो पेंसिल ही इस्तेमाल करूँगा और बाद में कहते हैं मेरा पेपर कैसे कैंसल हो गया? तो गलती आपकी ही काउंट होगी, इसमें किसी की गलती काउंट नहीं होगी और पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं कि आपका जो पेपर है, वो कैंसल हो जाए। एक से ज़्यादा गोले भरना, यदि एक ही प्रश्न के लिए एक से ज्यादा उत्तर भर दिए गए हैं, आप फिर बाद में उसको इरेज करने की कोशिश करते हैं या उसके ऊपर कोई व्हाइटनर लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होता है। वो जनरली वो आंसर आपका क्रॉस कैंसल ही कंसीडर किया जाता है। ओएमआर शीट को खराब कर देना, भाई आप उसके ऊपर पानी गिरा रहे हो, फट जाओ, इतनी तेजी से काम कर रहे हो कि फट ही जाए, या उसके ऊपर पानी गिरा देना, तो ऑब्वियसली भाई जो मशीन है उसको स्कैन करने में परेशानी तो होगी होगी, और हो सकता है वो बोले कि भाई ये तो सारी इतना इतना हौच पौच हुआ पड़ा है, मैं इसको स्कैन नहीं कर सकती हूँ, और वो आपका पेपर कैंसिल कर दे। शीट पर अनावश्यक निशान लगा देना, किसी भी तरह के निशान लगा देना, आपने स्क्रैचेस के लगा देना, ओएमआर शीट पर अनुचित जगह लिखना, आंसर सेक्शन के बाहर कर देना। भाई आपको सर्कल प्रॉपरली करना चाहिए था, सर्कल आप इस हिसाब से कर रहे हो कि आधा सर्कल आपका कंप्लीटली भरा गया और आधा सर्कल वो बाहर ही है। तो देखिए ये सारी चीजों को आपको पहले ही एक दिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अगर आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे तो उसको अच्छे से सर्कल किस हिसाब से करना है। ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे तो मैं आपको बता दूँगी ओएमआर शीट को किस ढंग से भरा जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग कोई भी गलती ना करें। प्रश्नों को क्रम से ना भरना और बाद में खाली गोले छोड़ देना। देखिए खाली गोले छोड़ देना, 2 मैं मानती हूँ कि अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हम यही चाहेंगे कि फ्यूचर में भी ऐसा ना हो कि नेगेटिव मार्किंग आ जाए, ऐसा कुछ भी ना हो, नेगेटिव मार्किंग के बिना ही काम कुछ चलता रहे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। पर अगर नेगेटिव मार्किंग ऑप्शंस आ गए तो सोच के देखिए हम लोगों के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कितना इसको थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा। अब पेपर कैंसल होने से बचने के उपाय भी हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि इसके उपाय नहीं है। ओमर शीट को भरने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। भाई उसकी जो फ्रंट पेज है आंसर शीट का, सबसे पहले फ्रंट पेज पे कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। आपको पेपर की आंसर शीट खोलने से पहले, उसकी सील खोलने से पहले आपको उन सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना मैंडेटरी है। आप लॉयर बनने वाले हैं, आपको थ्रू आउट योर प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बुक्स के साथ इन टच रहना ही पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट स्टेप पे ही ये दिखाते हैं कि भाई मुझे इंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो यहीं से आप अच्छे लॉयर ना बनने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो पहले ही स्टेप पे अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे नहीं पढ़ते हैं, तो भाई देखिए एआईबी का एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही उत्तर ढंग से और साफ सुथरा भरें, पेन और पेंसिल का सही उपयोग करें। जहाँ पे पेंसिल को भरने के लिए कहा गया वहां भरिए, अगर अवॉइड करने के लिए कहा तो थॉरली अवॉइड कर दीजिए, अगर बॉल पेन यूज करने के लिए कहा तो करिए, अगर इंक पेन यूज करने को अवॉइड करने के लिए कहा गया तो थॉरली उसे अवॉइड कर दीजिए। शीट को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी पूर्वक संभालें, भरी हुई जानकारी को एक बार पुनः जांच लें। यदि किसी भी प्रकार की ओएमआर एरर होती है तो परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करना उचित है। भाई आपके पास टीचर अवेलेबल है आपके हॉल के अंदर, जब आप पेपर दे रहे हैं तो आप इमीडिएटली उनके साथ संपर्क में आइए कि सर मेरी देखिए ओएमआर शीट में ये इशू है, तो इसके लिए आप मुझे काइंडली आप गाइड कर दीजिए। हो सकता है वो अपने सीनियर्स के साथ इमीडिएटली बात करके उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की आपकी हेल्प करें। तो उनके उनकी नॉलेज में लाना बहुत 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 ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में अगर आप चाहें तो बीसीआई पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं कि देखिए मैंने अपने जो वहाँ के जो हॉल टीचर थे वहाँ जो खड़े हुए थे उनको मैंने नॉलेज में ला दिया था कि यहाँ पे ये इशू है, तो उन्होंने यहाँ पे ऐसे रेजोल्यूशन मुझे दिया था। मेल्स कर सकते हैं, पर्सनली विजिट कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं बाद में। पर स्टिल
अगर कोई ऐसी बात होती है तो आप कर सकते हैं। देखिए, अब जो सेकंड मेन इम्पोर्टेंट बात थी वो यही थी कि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मैसेजेस आते हैं कि भाई 2 बार अटेम्प्ट दे चुके, 3 बार दे चुके, 4 बार दे चुके, हर बार 3500 रुपए भरना पड़ रहा है हम लोगों को, अब करें तो क्या करें? वकालत छोड़ दें क्या? भाई देखो, वकालत छोड़ देना तो कोई ऑप्शन नहीं है, और बिना एआईबी क्लियर करे तो आप वकालत कर नहीं सकते। पर वही बात है कि बहुत सारे अदर भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एआईबी को पास करना भारत में वकालत करने के लिए अनिवार्य है। देखिए, ये तो अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार 2 या अधिक प्रयासों में भी एआईबी पास नहीं कर पाता है, तो उसे वकालत करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। अब सुनिए क्या? वकालत करने की योग्यता पर असर। बार काउंसिल से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट सीओपी नहीं मिलेगा। सीओपी लेना इज ए मस्ट। नहीं सीओपी लोगे तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब तक ये भी पास नहीं होता, उम्मीदवार अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि क्या हम किसी दूसरे राज्य में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वहां पे भी आपको एआईबी का सीओपी दिखाना ही पड़ेगा कि आपने एआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया है, तभी आपको सीओपी मिलेगा और तभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको अथॉरिटी मिलेगी, आप ऑथराइज्ड होंगे। पर फिर वही बात है कि क्या एआईबी क्लियर ना करने से दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ? ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, मेरे चैनल पर विजिट करिए, वहां पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस के लिए आपसे डिस्कशन किया हुआ है। लीगल एडवाइजर हो गया, टीचिंग के लिए चले जाइए, रिसर्च के लिए चले जाइए, एलएलएम के लिए चले जाइए, बहुत सारी और चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। भाई एलएलएम कर लीजिए, मास्टर डिग्री कर लीजिए, फिर क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम दे देना पेपर, मास्टर डिग्री कर लो आप, टीचिंग में चले जाओ, रिसर्च कर लो, अपना पीएचडी वगैरह भी होती होंगी, उसको देख लो, सोच लो, फिर से परीक्षा देने की अनुमति। देखिए, ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, एग्जाम है ये। तो इसके अंदर अटेम्प्ट तो अनलिमिटेड है। आप 100 बार दो, 500 बार दो, 10,000 बार दो, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि आपने ये क्वेश्चन आपने एग्जाम 10,000 बार क्यों दिया। नो वन इज अबाउट टू आस्क यू। देखिए, एटलीस्ट बीसीआई तो नहीं पूछेगी, बाकी आसपास या पड़ोस के लोग पूछते हैं, उसका आई कांट टेल यू एनीथिंग। पर बीसीआई नहीं आपको रोकेगा कि आपने क्यों 10,000 बार अटेम्प्ट किया। बट यहाँ पे दिस वाज अ फन, ये मजाक के तौर पे मैंने आपसे बात की। देखिए, 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट के लिए कोई भी नहीं कहता, बट फिर वही बात है कि देखिए, इसका जो लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज होता ही जा रहा है। 18 का जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था वो भी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था। 19 का सारा पेपर ऑलमोस्ट इलिस्ट्रेशन बेस्ड आ गया, इनकम टैक्स के अंदर से क्वेश्चंस आ गए। तो अगर आपने, या सारे का सारा ये 3 लॉज थे, जबकि हमें दोनों लॉज को पढ़ने के लिए कह दिया गया था कि आप पुराने वाले लॉज को भी पढ़ो, नए वाले लॉज को भी पढ़ो, और सारा का सारा जर्नली क्वेश्चन पेपर जो है वो नए लॉज में से पूछ लिया गया। तो अगर आपने नए लॉज को नहीं पढ़ा होगा तो आप पुराने लॉज को ही अगर पढ़ के गए होते तो पेपर निकालना इस बार भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। इतना आसान पेपर इस बार भी नहीं था। तो लेवल डे बाय डे, आई मीन एग्जाम बाय एग्जाम, एवरी ईयर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसका जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको, अगर आप ये सोचते हो कि भी ठीक है मैं 10 दिन की यार पढ़ाई कर लूंगा और मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरे साल की मेहनत इस बार करनी ही पड़ने वाली है। तो अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट डिजाइन करूं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बेयरएक्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है जिनको पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे टीचर्स सिर्फ बड़े बड़े जो बेयरएक्स हैं उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, छोटे बेयरएक्स को कोई भी नहीं पढ़ाता, जबकि वो भी इक्वल इक्वल इम्पोर्टेंस को रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको पढ़ा दूंगी आपको। आप जितनी बार चाहें तो पेपर दे सकते हैं। हर बार नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुल्क का पालन करना होगा। देखिए, हर बार आपको 3500 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। पुनः तैयारी के लिए सुझाव, ठीक है ना। अब नेक्स्ट तो ऑप्शन ये है, पिछले प्रयासों का विश्लेषण करें, यह देखें कि आप किन विषयों में कमजोर थे। देखिए, ये आपको देखना ही पड़ेगा। बेयर एक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। जिन बच्चों ने आज तक बिना बेयर एक्ट को खोले एलएलबी कर ली है, उनके लिए अब
बेयर एक्ट को खोलना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप बेयर एक्ट को नहीं खोलते हैं, नहीं देखते हैं, तो आप यकीन मानिए इस बार पेपर निकालना टफ हो सकता है। सही अध्ययन सामग्री का चयन करें, बार काउंसिल द्वारा प्रदान किए गए सिलेबस और पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। देखिए, मैंने इस बार जो पेपर देखा है एआईबी का, उसमें मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें से शायद ही कुछ रिपीट हुआ हो। आई डोंट थिंक सो कि एक भी क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। हो सकता है कोई एक केस लॉ कुछ रिपीट हो गया होगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मायने तो रखते हैं, एटलीस्ट आपको पैटर्न पता लग जाता है कि किस तरह का पैटर्न आ सकता है एग्जाम के अंदर या आएगा। आप पैटर्न के हिसाब से तो देख सकते हैं, बट पैटर्न ही सब कुछ नहीं है ना भाई। आपको एग्जाम तो क्लियर करना है, तो बेयर एक्ट तो खोलने ही पड़ेंगे। पैटर्न को समझना है कि किस तरह का एग्जाम है, किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियसली आए हुए हैं, उसके लिए सो के विद दैट आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। बट मेंटली प्रिपेयर होने के साथ साथ आपको एजुकेशन वाइज भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझें कि बेयर एक्ट को खोलना पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट दें, देखिए वही बात है, परीक्षा पैटर्न को समझने और समय प्रबंधन के लिए ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। भाई 3 घंटे का टाइम है, बट मेक श्योर अबाउट इट कि इस बार जो इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर था वो मिनिमम से मिनिमम, अगर आप हर इलिस्ट्रेशन को अच्छे से ध्यान से पढ़ के बेयर एक्ट को खोलते या फिर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते, यू यू वाज इन नीड ऑफ 4 आवर्स टू कंप्लीट दिस पेपर। कम से कम 4 घंटे, जो मैंने पर्सनली महसूस किया कि 4 घंटे में जाके ये पेपर होता। तो इसका मतलब आपको अपने आप को 3 घंटे के हिसाब से इतना फास्ट काम करना है कि इलिस्ट्रेशंस भी आती हैं तो भी उसको थॉरली स्टडी करके जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस ढूंढने, और वो 3 घंटे में 3 आवर्स में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना ही है एट एनी कॉस्ट, हंसते हंसते। किसी कोचिंग या गाइड का सहारा ले, अगर जरूरत हो प्रोफेशनल कोचिंग की मदद लें। भाई देखिए, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से आपको समझा सकते हैं कि एबी का एग्जाम कैसे होगा, कैसे क्लियर करना है, क्या चीज़ों को समझना है, कैसे नहीं समझना है। हमारे भी गाइडेंस हमें भी गाइडेंस देने वाले हमारे सीनियर्स रहे हैं, उन्होंने हमें बताया है किस चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के एबी क्लियर करना है। उसके बाद ही हमारा पेपर क्लियर हुआ है। तो गाइडेंस तो हमें भी लेनी पड़ी, जबकि हमने बहुत अच्छे से लॉ को अपना बहुत अच्छे से पढ़ाई करके ही हमने अपनी लॉ कंप्लीट की थी। उसके बावजूद भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी अपने सीनियर से, अपने टीचर से हमने बात की। तो हमें उनकी गाइडेंस के बाद ही बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ कि कौन सी चीज़ों में हम लैग कर रहे थे और कौन सी चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना है। तो आपको भी इस सारी चीज़ के लिए किसी अच्छे मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी सजेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए, कोई भी कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कई उम्मीदवारों को एआईबी पास करने में समय लगता है। 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट वाले बच्चे भी मेरे कांटेक्ट में हैं, जिनके 4 अटेम्प्ट के बाद भी पेपर पास नहीं हुआ, बिकॉज वो एक अच्छी गाइडेंस को नहीं ले रहे हैं। रीजन सिर्फ इतना ही है। तो समय लग सकता है। सही दिशा में मेहनत और धैर्य से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको आगे की कोई जानकारी या तैयारी संबंधी सहायता चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन इस रिगार्डिंग चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी भी पर्टिकुलर बेयर एक्ट को पढ़ा दूं ताकि आपको उसको थॉरली स्टडी कर सके, क्योंकि देखिए पूरे के पूरे बेयर एक्ट में से कहां से एक लाइन उठ के आ रही है और उसको आपको सर्च करना है, तो वो कैसे सर्च होगा अनलेस आप बेयर एक्ट को पढ़ाई नहीं करेंगे। तो बेयर एक्ट को हम पढ़ा देंगे आपको। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर बेयर एक्ट पढ़ना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पर मैं आपको बार बार बोलूंगी कि धैर्य बनाए रखें। आप अपने आप को बहुत परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक कॉपी लीजिए, उसके अंदर करियर ऑप्शंस लिखिए, सोचिए इनमें से आप किस में एक्सेल कर सकते हैं, परफेक्टली काम कर सकते हैं। कोई एक प्रोफेशन अपने लिए चूज करिए, एक्सेप्ट लिटिगेशन, जिसमें जहां पर एआईबी की जरूरत ना हो, तो उसमें आप अपना अच्छा काम कर सकते हैं।
स्टिल मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस हैं, रिगार्ड्स हैं, जिन्होंने भी इस बार एआईबी का एग्जाम दिया है। और उन सभी बच्चों के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एआईबी का एग्जाम देंगे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम डे वन। आज से तैयारी शुरू करेंगे, तब जाके साल के अंत में जाके आपको एआईबी का एग्जाम क्लियर करने का मौका मिलेगा। बाकी मैं आपको समय समय पर इंस्ट्रक्शंस देती रहूंगी। मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।